ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारी कदम छूए। आज के वीडियो में हम हानुश की रंगमंचीयता और उसकी अभिनेता का जो सामर्थ्य है उस पर हम बातचीत करेंगे। एक्चुअल में कोई भी जो नाटककार होता है, रचनाकार होता है, जब वो अपने नाटक की रचना करता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि पढ़ने के साथ साथ उसका जो नाटक है वो मंच पर खेला जाए, अभिनीत किया जाए, क्योंकि मंचन के बाद उस नाटक की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अभी तक उसको केवल जो साक्षर व्यक्ति था वो पढ़ सकता था, उसका आनंद ले सकता था, उससे प्रेरित हो सकता था, लेकिन मंचन के बाद जो निरक्षर व्यक्ति है वहाँ तक भी नाटककार पहुँच जाता है, अपने संदेश और उद्देश्य को वहाँ तक भी पहुँचा देता है। तो इसलिए किसी भी नाटक में मंचीयता और अभिनेता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। हानुश की रंगमंचीयता और उसकी अभिनेता क्षमता पर इस पर भी जब मैंने आपको नाटक के तत्वों के आधार पर हानुश की समीक्षा समझाई थी तो वहाँ मैं संक्षिप्त में इस गुण को समझा चुकी हूँ। आप वहाँ से वो पैराग्राफ उठाकर इसकी पृष्ठभूमि, इसकी प्रस्तावना को बना सकते हैं। और उसके बाद चूँकि निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो किस तरीके से आपको इस तरीके का प्रश्न करना है वो मैं अब आगे समझाने जा रही हूँ। मतलब हानुश नाटक में हानुश को लेकर एक कलाकार के संघर्ष और सत्ता के निहित स्वार्थ की जो राजनीति है उसके चरित्र का गहन और मार्मिक विश्लेषण नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत कर दिया है। इसमें मध्ययुगीन जो वातावरण है, वहाँ की जो यूरोप की जो उस समय की वेशभूषा है, जो प्राचीन वहाँ की गिरजें हैं, जो पुरानी तरह की सड़कें हैं, जो नगर पालिका के दृश्य हैं, दरबार की संस्कृति है, बाजार है, इस सब के माध्यम से नाटककार ने रंगमंच पर मध्यकालीन यूरोप को हमारे सामने साकार उसकी झांकी प्रस्तुत कर दी। चेकोस्लोवाकिया देश की एक लोक कथा पर आधारित है ये वाला नाटक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 1960 में भीष्म सानी चेकोस्लोवाकिया गए तो वहाँ उनके एक मित्र थे निर्मल वर्मा। उन्होंने ये कहानी, ये लोक कथा उनको सुनाई कि हानुश एक ताला बनाने वाला कारीगर है, जिसे घड़ी बनाने की धुन सवार है। कई वर्षों के अथक परिश्रम के बाद वो विभिन्न प्रयोग करने के पश्चात घड़ी बनाने में वो सफल भी हो जाता है। सारे देश में उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, परंतु जो बादशाह होता है उसकी आंखें फड़वा देता है ताकि वो कोई दूसरी ऐसी घड़ी ना बना सके। मतलब इस कथा को लेकर भीष्म साहनी द्वारा मध्ययुगीन परिस्थिति को हूबहू दर्शकों के सामने दर्शकीय संवेदना के साथ यथार्थ रूप में पेश करने का जो प्रयत्न किया गया है वो प्रयत्न वाकई बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर नर नारायण राय के मतानुसार संप्रेषण माध्यम के रूप में यह नाटक मुख्यतः मध्ययुगीन परिवेश और निर्माण की दृश्य सज्जा को, वेशभूषा को और सर्वाधिक उसकी अभिनय क्षमताओं पर निर्भर होता हुआ हमें दिखाई देता है। जब हम शक है हानुश की मंचीयता और अभिनेता के गुण पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये तो जान लें कि नाटक के मंचन के लिए कौन कौन से तत्व बहुत आवश्यक माने गए हैं। वही नाटक प्रभावशाली तरीके से रंगमंच पे खेला जा सकता है जिस नाटक में दृश्यों की संख्या बहुत कम हो, उसके दृश्यों में सानुनंद क्रम हो, आपस में संकलन तरह का उसमें पालन किया गया हो, मंच सज्जा संबंधी पर्याप्त रंग संकेत दिए गए हों, कार्य व्यापार में गति हो, कथानक सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए, पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, संवाद बहुत ही संक्षिप्त होने चाहिए और पैने और नाटकीय होने चाहिए, साथ ही कथानक देशकाल और अभिव्यक्ति में सक्षम होना चाहिए, उद्देश्य भी ऐसा होना चाहिए जो उसकी कार्य व्यापार को, गतिशीलता को आगे बढ़ाए और तथा भाषा बहुत ही साधारण बोलचाल की आम भाषा होनी चाहिए। इन्हीं कसौटियों पर हम हानुश की अभिनेता और मंचीयता को आज कसेंगे। रंगमंचीयता की कसौटी पर हानुश नाटक। आइए देखते हैं कि हानुश नाटक इन मापदंडों पर जो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी नाटक को यदि सफल रूप से मंच पर उतारना है तो कौन से मापदंडों की आवश्यकता होती है, तो हानुश नाटक इन मापदंडों पर कितना खरा उतरता है। सबसे पहले दृश्यों की संख्या देखते हैं तो हम देखते हैं कि हानुश नाटक में कुल 3 अंक हैं और 3 अंक में 6 दृश्य हैं, पर मंच संचार की दृष्टि से हमें केवल 3 ही दृश्य तैयार करने हैं। एक हानुश के घर का दृश्य तैयार करना है, नगर पालिका का दृश्य तैयार करना है और तीसरा है घड़ी की मीनार का दृश्य। और हम बड़ी आसानी से इन तीनों दृश्यों को 3 पर्दों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात है दृश्य सानुबंध क्रम। दृश्यों की क्रमिक संयोजना है, कथानक सहज गति से आगे बढ़ता है,
प्रथम दृश्य हानुष के घर का है। इसमें घड़ी बनाने का संकल्प सामने आता है। दूसरा दृश्य नगर पालिका के हॉल का है। इसमें घड़ी लगने के स्थान पर प्रश्न उपस्थित होता है, इससे घड़ी के बन जाने की सूचना मिल जाती है। और इसके बाद तीसरा दृश्य हानुष के घर का है। जैकब और यांका के विनोद और दर्शकों के उल्लास से निश्चित हो जाता है कि घड़ी बन चुकी है। चौथे दृश्य में घड़ी का नगर पालिका के दीवार पर लग जाना निश्चित हो जाता है। और पांचवें दृश्य में हानुष अंधा होकर दरबारी बन चुका है। उसकी संवेदनात्मक स्थिति नाटकीय सौंदर्य की सृष्टि करती है। छठे और अंतिम दृश्य में अंधे हानुष के द्वारा घड़ी ठीक कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो जितनी घटनाएं हैं और जो दृश्य हैं उनमें आपस में एक क्रमिक संबंध है। कार्य व्यापार की तीव्र गति। कार्य व्यापार की तीव्र गति के कारण ही सभी दृश्य क्रम से घटित होकर नाटकीय सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। कार्य व्यापार की गतिशीलता कथानक की गति में वेग और सतत कुतूहल बने रहने के कारण ये नाटक मंचीय नाटक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन गया है। चौथा बिंदु देखते हैं संकलन त्रय। संकलन त्रय पर मैं अलग से भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैं उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। संकलन त्रय किसे कहते हैं? मंचीय नाटक में संकलन त्रय का पालन बहुत आवश्यक माना गया है, अनिवार्य माना गया है। संकलन त्रय का अर्थ होता है स्थान, समय, कार्य अर्थात उद्देश्य की एकता। कुशल नाटककार तत्वों का संयोजन इस प्रकार करता है कि सारा कथानक एक स्थान और एक समय में ही एक प्रमुख उद्देश्य को लेकर घटित होता हुआ दिखाई देता है। हानुष नाटक का जो कथानक है, हानुष के घर, नगर पालिका का हॉल, घड़ी की जो मीनार के पास जो घटित हुआ है, सभी घटना स्थल समीप हैं और हर स्थान की मतलब एक दूसरे से निकटता है। और यदि कहीं हम उनको अलग भी देख रहे हैं तो नाटककार ने बड़ी कुशलता के साथ हमारे सामने वो दरार पैदा कर दी है, उनकी थोड़ी सी दूरी दिखा के कि नगर पालिका और राज दरबार में कितनी दूरी है, या हानुष का जो घर है उसकी आर्थिक स्थिति और जो नगर पालिका के लोगों की सोच है उनमें कैसी दरार है। हानुष की मीनार घड़ी संबंध सूत्र को जोड़े रहती है। समय कुछ वर्षों का है किंतु घटनावली ऐसे नाटकीय कौशल और कार्य व्यापार इतने वेग से चलते हैं कि सारा घटनाक्रम ऐसा लगता है जैसे एक ही समय में घटित हो गए हों। नाटककार ने बड़े कौशल के साथ मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य में मीनार घड़ी को केंद्र में रखकर मानवीय संवेदना है उस मानवीय संवेदना को उभारा है। अतः संकलन त्रय की एकता आलोच्य नाटक को अभिनयता प्रदान करती है। मंच सज्जा संबंधी पर्याप्त संकेत इस नाटक में हमको दिए गए हैं। मंच सज्जा के जो संकेत हैं वो दृश्य के प्रारंभ में ही नाटककार ने हमको दे दी है। दृश्य का रंग संकेत जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बता देती हूँ इस तरीके से दे दिए हैं। जैसे हानुष का चेहरा जर्द पड़ गया, वह बुद्ध का बुद्ध बना खड़ा है मानो उसे काट मार गया हो। दूसरा जो उन्होंने रंग निर्देश दिया, मतलब ऐसे बहुत सारे दिए हैं, मैं तो यहाँ केवल आपको उदाहरण दे रही हूँ कुछ। हानुष हताशा घुटनों के बल झुक जाता है, जैसे चीत्कार कर उठता है। दो अधिकारी उसके पास पहुँच जाते हैं। नाटक में पात्रों के प्रवेश, उनकी स्थिति, कैसे वो बाहर जा रहे हैं, कैसे अपने संवादों को कह रहे हैं, उन सब के लिए भी नाटककार ने संकेत दे दिए हैं। कथानक बहुत ही सरल और सुलझा हुआ है। नाटक की जो कथा वस्तु है वो यथार्थ है, संक्षिप्त है और स्पष्ट है और सभी पात्र प्रमुख उद्देश्य और कथानक के नायक हानुष से संबंधित है। इस नाटक में, हानुष नाटक में पात्रों की संख्या बहुत सीमित है। हानुष के चरित्र को उभारने के लिए नाटककार ने जिन पात्रों की कल्पना की है जैसे पत्नी कात्या, बेटी यांका, एमिल, मित्र जैकब, बड़ा भाई पादरी, बूढ़ा लुहार है, तो दूसरी तरफ महाराज है, अधिकारी है, लाट पादरी है, जॉर्ज है, टाबर है, शेचक है। ये सभी बड़े स्वाभाविक रूप से इस नाटक में चित्रित किए गए और बहुत भीड़ नहीं है पात्रों की। जो नाटक के संवाद हैं वो भी बहुत ही संक्षिप्त हैं, पैने हैं और बहुत ही नाटकीय हैं, जो कि इसकी अभिनेता की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। संवाद पात्रों की जो चरित्र को प्रकाशित करने के साथ साथ कथानक को गति भी प्रदान करते हैं। नाटक के संवादों में गतिशीलता, संक्षिप्तता, पात्रानुकूलता की विशेषताएं मौजूद हैं जो नाटक की नाटकीयता में वृद्धि करते हैं।
देश काल सापेक्षता भी हमें इस नाटक में देखने को मिल रही है। देश काल और वातावरण तथा अभिव्यक्ति में सक्षम उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा स्पष्ट झांकी दिखाकर, उस दशा की स्पष्ट झांकी दिखाकर वातावरण की दृष्टि से नाटक में मध्यकाल का जो परिप्रेक्ष्य है बड़ी सफलता के साथ नाटककार ने उपस्थित कर दिया है। हानुष में मध्ययुगीन वातावरण जैसे सजीव हो गया है, चाहे वो हानुष का घर हो, चाहे वो नगर पालिका का हॉल हो और चाहे वो मीनार की गढ़ी हो। स्पष्ट और कालजयी उद्देश्य है इस नाटक का। हानुष नाटक का जो उद्देश्य है वो तत्कालीन सत्ता और व्यवस्था के सत्य को उजागर करते हुए दस्तकार की सृजनशीलता एवं सत्ता के दमनकारी चरित्र के मध्य द्वंद्व को प्रस्तुत करना है। और मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो उद्देश्य है और इस नाटक की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में ये आपको चीज़ बता चुकी हूँ। तो इसका जो उद्देश्य है वो एक तरीके से कालजयी उद्देश्य है, क्योंकि कला की सृजनात्मकता पर जो प्रश्न है वो केवल मध्यकाल में नहीं उठे, प्राचीन काल में भी उठे थे और आज वर्तमान स्थिति में भी समय समय पर उठ रहे हैं। नाटक की मंचीयता को और ज़्यादा बढ़ाया गया है इसकी सहज सरल और बोलचाल की भाषा में। नाटककार ने बोलचाल की भाषा को अपने नाटक में स्थान दिया है। इसे प्रत्येक स्थिति का मतलब दर्शक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, सभी दर्शक इस भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ये भाषा नाटक की नाटकीयता को बढ़ाने में बहुत अधिक सफल हुई है। क्योंकि मध्यकाल की घटना है और उस समय फारसी और अरबी जो शब्द थे उनका बोलबाला था। तो हम देख रहे हैं कि हानुष नाटक की जो भाषा है, वैसे तो हिंदी की खड़ी बोली है, पर इस भाषा में हमको अरबी और फारसी के शब्द खूब बहुतायत से देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार कथा वस्तु हो, पात्र हो, संवाद हो, देशकाल भाषा की दृष्टि से जो हानुष नाटक है वो पूरी तरीके से रंगमंचीय और अभिनय नाटक है। डॉक्टर ऋषि जो गिरीश रस्तोगी हैं वो कहते हैं कि हानुष अपने द्वंद्वात्मक चेतना, संगठित रूपबंध, गतिशीलता, तनाव की जटिलता, करुणा और अंतर्मन को छू लेने वाली जो मार्मिकता है, इसके कारण ये एक अत्यंत सफल नाटक बन गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि एक आम स्टूडेंट के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि हानुष नाटक की रंगमंचीयता या अभिनेता पे अपने विचार प्रकट कीजिए, तो एक आम स्टूडेंट के लिए इतना काफ़ी है। और ये और बता दूं, केवल हानुष नाटक की बात नहीं है, कोई से भी नाटक की यदि रंगमंचीयता और अभिनेता की क्षमता के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, आज तो आपके हानुष नाटक कोर्स में है, आपको मालूम हो तो पिछली बार आपकी कोणार्क नाटक कोर्स में था, एकांकी आपके कोर्स में, और एक प्रश्न ऐसा आता ही आता है एग्जाम में कि रंगमंचीयता पे अपने और अभिनय जो क्षमता होती है उस पर अपने विचार प्रकट आपको करने होते हैं। इससे पहले भी मैं इस तरीके की वीडियो बना चुकी हूँ। तो इतना काफ़ी है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको रंगमंचीयता के जो मापदंड हैं उन मापदंडों को बताते हुए और उन मापदंडों को नाटककार ने अपने नाटक में किस हद तक अपनाया है ये सब बता देना काफ़ी होता है। लेकिन जब बात आती है यूनिवर्सिटी टॉप करने की या यूपीएससी की तैयारी की, या भाई ये बात आती है कि भाई हमको तो नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, हमें तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो फिर हमको कुछ और थोड़ा सा गरिष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात करते, ध्यान रखते हुए हम इस नाटक की जो दृश्य योजना, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि संकेतों और अभिनय की जो विविध विधाएं नाटककार ने अपनाई हैं, जिन्हें नाटककार भीष्म साहनी ने बड़ी कुशलता के साथ हानुष नाटक में रखकर नाटक की रंगमंचीयता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दृश्य योजना पर। हानुष नाटक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अंक हैं, 3 अंक के 6 दृश्य हैं, जिनमें मध्ययुगीन काल की चीज़ें हैं, कमरा है, नगर पालिका का हॉल है, सड़क है, बाजार है। नाटककार ने मंच सज्जा का विस्तार इस प्रकार किया है। मैं आपको किताब में जो हानुष नाटक जो किताब है उसमें जो भीष्म साहनी ने जिस तरीके से दृश्य योजनाएं लिखकर बताई हैं, निर्देश दिए हैं, वो सब मैं आपको उदाहरण के साथ यहाँ बता देती हूँ। प्रथम अंक का दृश्य 1 किस तरीके से उन्होंने पहले से ही हमको निर्देश दे दिया है इस दृश्य का कि प्रथम अंक का जो ये दृश्य है इसकी सारी कथा वस्तु हानुष के मध्ययुगीन मकान के एक मेहराबदार कमरा है उसमें घटित होती हैं, और उन्होंने ब्रैकेट में बाकायदा उस दृश्य को हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। साधारण सा मेहराबदार मध्ययुगीन कमरा, दाईं ओर 1 और या 2 बड़ी खिड़कियां हैं, 7 अंदर आने का दरवाज़ा, पिछली दीवार के साथ लंबी मेज जिस पर मीनार घड़ी बनाने के तरह तरह के पुर्जे, औजार,
चक्के आदि रखे हैं और दीवार पर टंगे भी हैं। लगता है इसी मेज़ पर घर के लोग खाना भी खाते हैं। पिछली दीवार में अंदर के कमरे की ओर खुलने वाला दरवाज़ा, बाईं ओर दीवार के साथ 2-3 कुर्सियाँ, पुराने मध्ययुगीन डंकी हैं। कोने में दीवार पर देव चित्र लगे हुए हैं। पर्दा उठने पर पादरियों के वेश में हानुस का बड़ा भाई खड़ा है और हानुस की पत्नी उत्तेजित सी उसके साथ बातें कर रही। ये पहला दृश्य है जो भीष्म साहनी ने बाकायदा लिखकर हमें नाटक में बता दिया। तो जब हम इसको रंगमंच पर उतारते हैं तो हम इसी तरीके के दृश्य की मंच सज्जा कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरे अंक में, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दृश्य हैं, तो उनकी उन्होंने किस तरीके से दृश्य योजना बताई है। तो दूसरे अंक का जो दृश्य 1 है, नगर पालिका का हॉल का कमरा है। पिछली दीवार में दाएं और बाएं गोलाकार खिड़कियां हैं, बीच में लंबी मेज है। दीवार पर अलग अलग दस्तकारी संगठनों के जो व्यावसायिक चिन्ह हैं वो लगे हुए हैं। मीटिंग से पहले धीरे धीरे नगर पालिका के सदस्य इकट्ठे हो रहे हैं। पर्दा उठने पर 4 सदस्य पहुंच चुके हैं। उनमें से एक नाटेकद का गठे हुए शरीर का व्यापारी जॉन ऊपर से नीचे टहल रहा है। पोशाक दाएं हाथ की खिड़की में से बाहर देख रहा है। बाकी 2 सदस्य दाएं हाथ की दीवार के साथ कुर्सियों पर बैठे बात कर रहे हैं। तो पूरा साकार हो गया है वो दृश्य नगर पालिका के हॉल का हमारे सामने। पोशाक बाहर का दृश्य देखने के बाद गोलाकार खिड़की की जांच करता है और फिर पीछे की ओर कदम रखता हुआ हॉल कमरे के बीचों बीच आ जाता है। उसकी पीठ उस समय दर्शकों की ओर होती है। ये दूसरे अंक का पहला दृश्य हम देख रहे हैं और फिर वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, घड़ी को कहाँ लगाया जाए इस वाली बात पर। इसी दूसरे अंक का जो दूसरा दृश्य है वो हम कैसे देख रहे हैं कि पर्दा खुलने पर हमें हानुस के घर में उसकी बेटी यांका खिड़की में से बाहर देख रही है और कमरा बसंत की धूप से खिला हुआ है और धीरे से जैकब का प्रवेश होता है। वह दबे पांव अंदर आता है और यांका के पास जाकर खड़ा हो जाता है और यांका की आंखें बंद कर लेता है। फिर उनके आपस में बातचीत होती है। दूसरे अंक का ही जो दृश्य 3 है, उस दृश्य 3 में हम देख रहे हैं कि नगर पालिका के हॉल का कमरा है और ये वही कमरा है जो हम दूसरे अंक में पहले दृश्य में देख चुके हैं। मतलब केवल अंतर इतना है कि चूंकि आज घड़ी का उद्घाटन होने जा रहा है तो जो नगर पालिका की सज धज है वो सज धज पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अलग अलग दस्तकार संघों के चिन्ह जो चित्र हैं वो लगे हुए हैं। पीछे खिड़कियों में से पूरे नगर का दृश्य दिखाई दे रहा है। दूर गिरजे की मीनार दिखाई दे रही है, छतें दिखाई दे रही हैं, सुनहली धूप फैली हुई है चारों तरफ। समारोह का सा वातावरण है। 2-2 एक-एक करके नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जगह जगह चौकीदार, कारिंदे, संयोजक सब व्यस्त है क्योंकि राजा आने वाले हैं आज और राजा आकर घड़ी का उद्घाटन करने वाले हैं, तो इसलिए सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। नगर पालिका के सदस्यों में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम द्वितीय अंक के पहले दृश्य में देख चुके हैं, जब वो घड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। शेफचैक है, जॉन है, जॉर्ज है, हुसाक है, टाबर है, इनको हम पहले भी देख चुके हैं। और नगर पालिका का अध्यक्ष हुसाक बगल में बहुत सारे कागज दबाए जॉन के साथ बातचीत करता हुआ अंदर दाखिल हो रहा है। ये दूसरा दृश्य भीष्म साहनी ने जो कि तो हमारे सामने लिखकर रख दिया। इसी तरह जो तीसरा अंक है, अब ये 2 अंक खत्म हो गए। तीसरे अंक का जो पहला दृश्य है वो इस घटना का जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके 2 साल बाद का है, यानी कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है। ये लिखा है भीष्म साहनी ने अपने नाटक में। लोग हानुस की घड़ी के अभ्यस्त हो चुके हैं। वे अब कोई विशेष चमत्कार उनको नज़र नहीं आती। हाँ, यात्रियों की भीड़ उसे देखने के लिए जरूर लगी रहती है। लोग हानुस के अंधेपन के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। उनकी स्थिति की विडंबना इस बात में है कि उसे एक और अंधा और दूसरी ओर राजदरबारी बना दिया गया है। इस कारण वह और भी अकेला हो गया है क्योंकि अब वो आम व्यक्तियों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, तो अपने अंतर्द्वंद में ही जी रहा है। उसके स्वभाव में अवसाद और कटुता भर गई है। जब जैसे पर्दा उड़ता है तो पर्दा उठने पर प्रथम अंक का पहला वाला दृश्य हमारे सामने आता है, अर्थात हानुस का घर आता है। हानुस उसी घर में रहता है, लेकिन अब ये घर पहले से ज़्यादा आरामदायक हो गया है और सुसज्जित हो गया है। बढ़िया पर्दे लगे हुए हैं, अंगीठी पर बढ़िया बढ़िया प्लेटें सजी हुई हैं, आग तापने की अंगीठी भी है, बढ़िया मेज कुर्सियाँ हैं। और कात्या सदा की बातें घर के कामकाज में व्यस्त है। वो मेज़ लगा रही है, पहले की तुलना में वो थोड़ी थकी थकी और उदास लग रही है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है, कात्या दरवाज़ा खोलती है। दहलीज पर हानुस का मित्र एमिल खड़ा है। ये दृश्य हमारे सामने आता है तीसरे अंक का पहला। फिर एमिल अंदर आ जाता है और कात्या से बातचीत करता है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर जो दृश्य योजना बनाई है भीष्म साहनी ने, उन दृश्य योजनाओं को आपके सामने जो कि तो रख रही हूँ। तीसरे अंक का जो दूसरा दृश्य है
वो दूसरा दृश्य है घड़ी की मीनार का। दाएं बाएं की खिड़कियों में से हल्का हल्का प्रकाश अंदर आ रहा है। मीनार के अंदर अंधेरा है। अंदर की तरफ से घड़ी की मशीन की झलक दिखाई देती है और सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आ रही है। मशालों की रोशनी मीनार के अंदर पहुंचती है, जिससे घड़ी के कुछ एक पुर्जे हमें नजर आने लगते हैं। एक अधिकारी और एक सरकारी कारिंदा है, उसकी निगरानी में हानुश को अंदर लाया जाता है। अधिकारी और कारिंदे से वो थोड़ा डरा हुआ है और उनके बीच एक कोने में दुबला पतला सा अंधा हानुश भी खड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म साहनी ने हानुश नाटक में दृश्य बंद के उपयुक्त प्रयोग किए हैं। डॉक्टर जो गिरीश रस्तोगी हैं वो लिखते हैं कि हानुश नाटक इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हिंदी रंगमंच को पश्चिमी रंग शिल्प के कृत्रिम रंग शिल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी नाटक की रंगमंचीयता को बढ़ाने में दृश्य योजना का तो महत्वपूर्ण स्थान होता ही होता है, साथ ही प्रकाश योजना भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम हानुश नाटक की प्रकाश योजना के बारे में बात करते हैं। हानुश नाटक में भीष्म साहनी ने कभी रोशनी को मंद किया है और कभी रोशनी को तेज दिखाकर प्रकाश और अंधकार का प्रयोग करके नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। जब हानुश मीनार पर लगी हुई घड़ी को ठीक करता है, तब नाटककार ने डिमर की सहायता से हल्का सा प्रकाश का प्रयोग किया है और तो कहीं फ्लड लाइट का इस्तेमाल करके मीनार के अंदर अंधेरा स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे रोशनी मध्यम हो जाती है। मैं आपको उदाहरण बता दूं दो चार, किस तरीके से उन्होंने जो प्रकाश योजना है उसके भी निर्देश अपने नाटक में दे दिए हैं। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे रोशनी मंदिम पड़ती जाती है, खिड़की के बाहर हल्का हल्का उजाला नजर आने लगा है, हानुश काम में खोता जा रहा है, फेड आउट। फिर है फेड ऑन, होने पर दिन चढ़ाया है, अंदर भी रोशनी ज़्यादा है, रोशनी के दायरे में कात्या हानुश के पास खड़ी है। तो तीसरी जगह देखिए आप, कात्या उसके हाथ में लुकमा तोड़ तोड़ कर देती है। लुकमा मतलब रोटी का कोर तोड़ तोड़ के खिला रही है उसको और धीरे धीरे रोशनी बुझ जाती है, फेड आउट। फिर एक दृश्य में उन्होंने बताया फेड इन, मीनार के बाहर फिर अंधेरा है, अंदर दो मशालों की रोशनी और रोशनी के वृत्त में बूढ़ा लोहार हानुश के पास खड़ा है। हानुश मशीन पे झुक जाता है और देर तक जो प्रकाश का घेरा है वो हानुश की झुकी हुई पीठ पर ही हमको नजर आता है। दो एक बार में पसीना पहुंचता है, फिर काम में खो जाता है। उसके पास खड़ा बूढ़ा लोहार उसे किसी वक्त औजार देता है, फेड आउट। एक दृश्य है कि घड़ी पर वो फिर झुक जाता है, बाहर पौ फट चुकी है, अर्थात अब सुबह हो गई है और रोशनी घड़ी के हिस्सों पर पड़ने लगी है। फिर हानुश उठकर पेंडुलम के पास जाकर कोई पुर्जा हिलाता है, जिससे सारी घड़ी हरकत में आने लगती है और टिक टिक की आवाज़ तेज हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रकाश योजना को भी अपने नाटक में पूरा स्थान दिया है। कोई भी जो नाटक होता है उसमें ध्वनि संकेत भी बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के अनुसार भारत की ऐसी कोई नाट्य रचना नहीं है जो संगीत विहीन हो। अतः नाटककार भीष्म साहनी ने अपने नाटक में पात्रों की मनस्थितियों और उनके कार्य व्यापार को चित्रित करने के लिए ध्वनि संकेत और संगीत का उपयोग किया है। दर्शकों पर प्रभाव डालने के लिए और भावबोध को स्पष्ट करने के लिए वातावरण निर्माण की दृष्टि से ध्वनि संकेत और संगीत का अपना विशिष्ट महत्व होता है। और भीष्म साहनी ने हानुश नाटक में ध्वनि के माध्यम से घड़ी की टिक टिक, घोड़ों की टाप, तालियों की गड़गड़ाहट, इन आवाज़ों को प्रकट किया है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि घड़ी बजने के कारण बाहर तालियां पीटी जाने लगीं, खुशी और समारोह की आवाज़ें आ रही हैं, हानुश जुग जुग जियो, खूब है, वाह वाह, पूरे 10 बजाए हैं। एक जगह है घड़ी अब भी बज रही है, मतलब घड़ी का बजने की आवाज़ आती है। सिपाही हानुश को पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले जाते हैं, घड़ी बजने लगती है, हानुश रुक जाता है और मुड़ कर घड़ी की टन सुनता है। उसकी आंख में आंसू चमकता है, वह मुस्कुरा देता है और घड़ी की टिक टिक के बीच मुड़कर सीढ़ियों कर चल देता है। तो पूरे के पूरे नाटक में हमें घड़ी की टन, हमें घड़ी की टिक टिक ये ध्वनि संकेतों के माध्यम से सुनाई देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता को बढ़ाने के लिए उसमें अभिनय संबंधी जो विधाएं अपनाई जाती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भीष्म साहनी ने अभिनय संबंधी प्रयोग भी इस नाटक में किए हैं। नेमिचंद जैन के अनुसार जो नाटक अभिनय उपयुक्त नहीं है उसे नाटक ही नहीं कहा जा सकता। इसलिए भीष्म साहनी का जो हानुश नाटक है वो पूरी तरीके से अभिनय है। उसमें ये अभिनय का गुण कूट कूट के भरा हुआ है। पात्रों के हाव भाव, क्रियाकलाप, मानसिक दशाएं, चेष्टाएं, ये सब अभिनय का ही एक अंग है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय के 4 प्रकार बताए। भीष्म साहनी ने हानुश नाटक में अभिनय के ये सारे प्रयोग किए हैं। उन्होंने इसमें अभिनय की
कई अन्य विधाओं का भी प्रयोग करने की चेष्टा की है। जैसे हानुश की पत्नी का जो प्रथम अंक में प्रारंभ में एकदम उत्तेजित होकर जो बातें करती है, तो वो मतलब अभिनय बताया है। साथ ही पादरी उंगली उठाकर चुप रहने का इशारा करता है। जो हानुश है उसकी मनस्थिति को अभिनय के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। उसका खुशी से आनंदित हो जाना, घड़ी ना बनने पर चिंतित हो जाना, चर्च के द्वारा जो उसकी ग्रांट है वो बंद करने पर परेशान हो जाना, उसका अंतर्द्वंद, उसका हंसना, व्यंग करना, ये सब हमको अभिनय के माध्यम से दिखाया गया। क्रोध में आकर कात्या का हानुश को डांटना, वो डांट के कहती है, खबरदार मकान को गिरवी रखने की बात मुंह पर लाए तो मेरा गड़ा मुर्दा देखोगे। कहीं कहीं मूक अभिनय भी हमें नाटक में दिखाई देता है। जैसे हानुश का कात्या को अपने बाहों में ले लेना, जैकब का दबे पांव कमरे में आकर और यांका की आंखें बंद कर लेना, यांका के द्वारा आगे बढ़कर जैकब के बालों को बिखेर देना, लोगों द्वारा हानुश को फूल भेंट करना, उसका गुणगान करना, उसे आशीर्वाद देना, तालियां बजाना, हानुश का घुटनों के बल पर बैठकर बादशाह के सामने गिड़गिड़ाना, जब बादशाह उसके आंखें फोड़वाने का आदेश देता है तब राजा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, ये सब हानुश नाटक की अभिनय क्षमता को और अधिक बढ़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हानुश अपनी मंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। इसकी सफलता यही प्रमाणित हो जाती है कि ये नाटक छपने से पहले मंच पर खेला गया, और मंच पर जब ये खेला गया तो इसे अतीव सफलता प्राप्त करी। मतलब इसने दर्शकों की भारी भीड़ जुटाई। उसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस नाटक में मंचीयता का और अभिनेता का गुण किस तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है। नाटक हानुश नाटक की जो भूमिका है उसमें भीष्म साहनी ने जो 2 शब्द लिखे हैं, उस 2 शब्द उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया है कि जो हानुश नाटक वो मंचीय नाटक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मंचन हो चुका है, और 1977 में इसका जो मंचन है वो अभियान नाम की एक सांस्कृतिक संस्था है, उसके द्वारा दिल्ली में किया गया था। और इसके जो निर्देशक थे वो थे सुयोग्य डायरेक्टर राजेंद्र नाथ द्वारा इसको किया गया। और जब राजेंद्र नाथ ने इसको रंगमंच पर अभिनीत किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव भीष्म साहनी को दिए, भाषा के बारे में और इसके दृश्यों के बारे में, इसकी गतिशीलता को बढ़ाने के बारे में। तो भीष्म साहनी ने वो सारे सुझाव जो कि इसमें आवश्यक थे, उन सब सुधारों के साथ इसमें इस नाटक को पुनः संशोधित किया, जिससे कि ये जो नाटक है रंगमंचीयता के और भी ज़्यादा निकट आ गया। तो इस प्रकार जो हानुश नाटक है वो पूरी तरीके से रंगमंचीयता और अभिनेता के कसौटी पर खरा उतरता है। थैंक यू सो मच।